नमस्कार। आज हम श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले श्रेणियों के प्रकार। श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती है: समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। हम आज कक्षा 10 के अध्याय 5 में समांतर श्रेणी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के पहले पाठ में हम समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसे पहचानना, समांतर श्रेणी के अवयव और प्रश्नावली 5.1 का अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है ऐसी श्रेणी समानांतर जिसमें, मतलब श्रेणी के क्रमागत अवयवों के बीच में अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी के किसी 2 क्रमागत या लगातार अवयवों या संख्या के बीच में अंतर समान होगा तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। यह अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और किताब में इसे एपी के रूप में लिखा हुआ है। अब समांतर श्रेणी में काम में आने वाले सिंबल, कुछ ऐसे सिंबल का मतलब होता है ऐसे अंक या नंबर्स या अल्फ़ाबेट जिससे कुछ व्यक्त किया जा सकता है। समांतर श्रेणी में प्राय काम में जो आने वाले सिंबल है उसमें पहला है ए का मतलब होता है प्रथम पद। श्रेणी का पहला पद ए कहलाता है। एनवां पद श्रेणी का एनवां पद कहलाता है। डी डिफरेंस, सार्वंतर, क्रमागत अवयवों के मध्य जो अंतर होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं। एन पदों की संख्या जो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है वो होती है। एस पदों का योगफल। मानक श्रेणी का मतलब वह होता है कि ऐसी श्रेणी या ऐसे पद जिसमें हम सभी श्रेणियों को लिख सकते हैं। मानक श्रेणी A1, A2, A3, A1 का मान A, A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D एंड सो ऑन। अतः यदि किसी श्रेणी में A और D दिए जाएं तो श्रेणी के पद ज्ञात किए जा सकते हैं, अर्थात समांतर श्रेणी के अवयव में D जोड़ने पर अगला पद आ जाता है और अगली संख्या प्राप्त होगी, जिसका हम उदाहरण सहित अगले प्रश्न में अध्ययन करेंगे। अब एन एक ऐसी चीज़ आई है, प्राय बच्चों में देखा गया है, वो बार बार एन से समस्या होती है उन्हें। ए के नीचे एन लिखा हुआ होता है। ये ना ए के सामने एन है, ना ही इसकी घात एन है। ए के नीचे एन लिखा हुआ होता है जहाँ एन है नेचुरल नंबर। एन का मतलब है कि वह श्रेणी का कौन सा पद है। जैसे A5 का मतलब है श्रेणी का 5वां पद। A3 श्रेणी का 3रा पद। एनवां पद जहाँ एन एक प्राकृत संख्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक श्रेणी ले ली 3, 5, 7, 9, 11। यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें D बराबर 2 है। अब 5 श्रेणी का दूसरा अवयव है तो 5 को हम क्या लिखेंगे, A2 बराबर 5। अब मानक रूप में A2 बराबर A प्लस डी, तो पुनः A प्लस डी बराबर 5। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए ठीक इसी प्रकार 9 AP का चौथा अवयव है या चौथी संख्या है, तो चौथा पद क्या हो गया, A4 बराबर 9। मानक रूप में चौथा पद होता है A4 बराबर A प्लस 3D, अतः पुनः A प्लस 3D बराबर 9। एन में अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको और ज़्यादा समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है समांतर श्रेणी को पहचानना, कि दी हुई जो प्रश्न है, दी हुई जो श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी की पहचान करने का तरीका उसकी सभी क्रमागत मतलब लगातार आने वाले संख्याओं के मध्य अंतर निकाल कर किया जाता है। यदि सभी अंतर समान है तो दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी है और नहीं है तो नहीं होगी। अब
कई जगह इस अंतर को D1, D2, D3 भी व्यक्त किया गया है। मतलब D1 का मतलब है प्रथम दो अवयवों के मध्य का अंतर, D2 है तीसरे और दूसरे का अंतर, D3 चौथे और तीसरे पदों का अंतर। इस प्रकार से चलता है। यदि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 हो तो उक्त श्रृंखला समांतर श्रेणी AP होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर D1 और D2 ये दो ही बराबर नहीं है तो यह समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती। इस केस में हम आगे वाला पद नहीं निकालेंगे। अब स्टेट बोर्ड NCERT की जो है राजस्थान बोर्ड की, उसकी प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न 5.1 पहला, AP के प्रथम 4 पद जिसमें A बराबर 10 है, D बराबर 10 है। इसे दो रूपों में हम कर सकते हैं। पहला A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। A बराबर 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 गुणा 10, 10 प्लस 3 गुणा 10। जैसा बोडमास के नियम के तहत पहले गुणा होती है, उसके बाद में जोड़ होगी। जैसे 10, 10 प्लस 10 20। अब यहाँ पर गुणा भी है तो पहले गुणा होगी, 2 गुणा 10 20, 10 प्लस 20, और यहाँ 3 गुणा 10 30। तो 10, 20, 30, 40 अंतर है। दूसरा क्या तरीका है कि हम पहले वाला पद निकालें, उसमें 10 जोड़ें। जैसे 10 यहाँ पर मैंने A1 प्लस D, A2 प्लस D और A3 प्लस D को छोड़ दिया। A1 बराबर 10 है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। A1 बराबर 10 लिख दिया, बाकी वाला एज इट इज। अब A1 मिल गया मुझे 10, D 10 है तो 10 प्लस 10 20। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब मुझे A2 मिल गया है तो मैंने A2 में लिखा 10। जैसे A1 आ गया 10, A2 आ गया 20, तो 20 प्लस 10 30। यहाँ पर A3 प्लस D छोड़ा। अब मुझे A3 मिल गया है तो वही का वही A3 रखा, 30 प्लस 10, 10 20 30 40। ये थोड़ा सा लंबा पैटर्न है पर आसान है। अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग सही आ सकती है और आप बोडमास के नियम से परिचित हैं तो इस विधि को अपनाएं, वरना इस विधि से भी आप कर सकते हैं। अब इसका दूसरा एक प्रश्न है, पाँचवां। A बराबर -1.25, D बराबर -0.25। AP वही A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ये हम कहाँ से लाएँ? मानक रूप से। A का मान -1.25, A की जगह -1.25 -0.25। ठीक है, तीसरा अवयव -1.25 -2 गुणा 0.25 -1.25 -3 गुणा 0.25। वही नियम होगा। क्या नियम होगा? बोडमास। बोडमास का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले कोष्ठक खुलेगा, उसके बाद में भाग होगा, उसके बाद में गुणा होगी, उसके बाद में जोड़ होगा, उसके बाद में बाकी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा और जोड़ या बाकी है तो सबसे पहले गुणा होगी। तो मैंने सबसे पहले जिनमें गुणा है उसमें गुणा करके बाद में की है, जिनमें नहीं है उसे सीधा लिखा है। जैसे -1.25 का 1.25, 1.25 दोनों माइनस के हैं, अतः इन्हें जुड़ेंगे। -1.5 ये गुणा की मैंने, 2 × 0.25 0.5, 3 × 0.25 0.75। फिर जोड़ करिए, अवयव प्राप्त हुए, श्रृंखला प्राप्त हुई -1.25 -1.5 -1.75 और -2.0। अब देखो, हमने A और D दिया था तब AP निकालना सीखा। अब किसी AP में उसका रिवर्स प्रश्न दिया है तीसरा, किसी A में प्रथम पद और सार्वंत्र को पहचानना। प्रथम पद पहचानना सबसे आसान है। किसी भी श्रृंखला का प्रथम पद होता है, उसी को प्रथम पद है, उसी को ये कहते हैं। A बराबर प्रथम पद बराबर 3, चूँकि श्रृंखला का श्रेणी का पहला पद 3 है, अतः उत्तर 3 हुआ। अब D बराबर A2 - A1 बराबर 1 - 3 बराबर -2। चूँकि इस प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो श्रृंखला है वो AP है, तो हमें बाकी वाले निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधी तरीके से कर सकते हैं, D1 D2 D3 न निकाल कर सीधा लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, 0.6 1.7 2.8 3.9। A पहला पद सिंपल है 0.6, D बराबर A2 - A1 मतलब 1.7 और 0.6 1.1। जिसे दशमलव की जोड़ बाकी नहीं आती उन्हें मैं बता दूं कि दशमलव की जोड़ बाकी का नियम है कि सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। जिस प्रकार सामान्य अंक के नीचे हम इकाई के अंक के नीचे इकाई अंक रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से दशमलव में दशमलव रखेंगे। 1.7
0.6, 7 में से 6 गया 1.1। इस प्रकार से हमारा डी आ गया 1.1। प्राय देखा गया है कि जो अगला प्रश्न है चौथा, उसमें से पेपर बोर्ड परीक्षा में हर बार प्रश्न आता है। इसमें दोनों प्रश्नों का मिश्रण है। क्या मिश्रण है? पहला, पहचानना कि समांतर श्रेणी है या नहीं। दूसरा, अगर समांतर श्रेणी है तो अगला प्रश्न, अगले 3 पद निकालना। जैसे इसमें दे दिया कि 2, 4, 8, 16, प्रश्न संख्या 4 पहला प्रश्न, D1 A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, D2 A3 माइनस A2 8 माइनस 4 बराबर 4। चूँकि पहले दो ही अंतर समान नहीं है तो आगे निकालने का कोई औचित्य नहीं है। चूँकि क्रमागत संख्याओं में अंतर समान नहीं है अतः दी गई श्रृंखला AP नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़ें। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंतिम अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये प्रश्न दिया हुआ है। D1 निकाला, मतलब दूसरी संख्या से पहला संख्या घटाना या दूसरे अवयव से पहला अवयव घटाना। A2 माइनस A1 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 2, A3 माइनस A2 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। इस प्रकार से हम सॉल्व देखेंगे। देखो, इसे हम बड़े आसान से और आराम से समझते हैं। A4 माइनस A3, A4 तो जो दिया हुआ है वही का वही लिख लिया, 3 प्लस 3 2, माइनस का माइनस, ये पूरा लिख लिया 3 प्लस 2 रूट 2। अब होता क्या है, यहाँ इसके आगे तो कुछ नहीं है, 3 प्लस 3 रूट 2 लिखा, माइनस है वो दोनों से गुणा करेगा। माइनस जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस 3 और माइनस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, तो माइनस गुणा प्लस माइनस 2 रूट 2। अब देखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 रूट से 2 रूट 2 गया तो रूट 2। अब देखो D1 D2 और D3 तीनों का मान कितना है? वर्गमूल 2। अगर वर्गमूल 2 है तो इसका मतलब है कि यह संख्या है वो AP में, ये श्रृंखला AP में होगी। अब अगला पद निकालना है, A5 A4 प्लस D, तो A4 क्या दिया हुआ है? 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें एक रूट 2 जोड़ा तो 3 तो एज इट इज़ रहेगा, रूट 2 ये जुड़ जाएंगे 4 रूट 2। ठीक उसी प्रकार से A6 बराबर A5 प्लस D 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 पड़ा रहेगा, 4 और 1 5 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 बराबर 3 6 प्लस 2। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न अमूमन पूछा जाता है A स्क्वायर A³ A4। ये जब वर्गों में इस प्रकार के होगा, वैसी संख्या होती नहीं है, पर फिलहाल हम देखते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1 A स्क्वायर माइनस A बराबर A स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? A गुणा A माइनस A कॉमन ले लिया, A माइनस 1। अब दूसरा निकाला D2 A3 माइनस A2 A³ माइनस A स्क्वायर। ये चीज़ समझो, ये जो A3 है A2 है ये मानक रूप है और ये है वो श्रृंखला दी हुई है। इसमें अंतर समझ लेना। अमूमन हम इसकी जगह कुछ और भी ले सकते थे, पर मैं कुछ और लेता तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने नहीं लिया है। ये A3 है वो है मानक रूप का, ये भी है मानक रूप का, और ये क्या है? ये जो अवयव दिए हुए हैं वो वाले हैं। A³ माइनस A स्क्वायर ले लिया A माइनस A स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? A स्क्वायर। कॉमन का मतलब होता है इसमें भी है इसमें भी है, A स्क्वायर A माइनस 1। अब यहाँ देखोगे कि ये दोनों बराबर है ही नहीं है, तो आगे वाले निकालने का कोई औचित्य नहीं है, यह एक AP नहीं होगी। इस चीज़ को एक विशेष ध्यान रखें कि ये मानक रूप है जो नीचे दिए हुए हैं, और जो घातों में दिए हुए हैं वो अवयव है। अब अंतिम प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न, इस प्रश्न को घुमाया जाता है। एक लाइन में ये प्रश्न सरल हो जाता है और एक लाइन में ये प्रश्न हार्ड हो जाता है। जैसे प्रश्न दिया हुआ है √2 √8 √18 √32। अब √2 और √8 को मैंने लिखा 4 गुना 2, 18 को लिखा 9 गुना 2, 32 को लिखा 16 गुना 2। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एक अंक वर्गमूल से बाहर निकालना है। √2 4 का 2 √2, 9 का 3 √2, 16 का 4 √2। अब ये एक नया प्रश्न बन गया। अगर आप देखोगे ये प्रश्न भी आता है, ऐसा प्रश्न भी आता है। अब इस प्रश्न में निकालना है तो D1 बराबर A2 माइनस A1 √2, D2 A3 माइनस A2 3 √2 माइनस 2 √2, D3 बराबर A4 माइनस A3 4 √2 3 माइनस 3 √2। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, वरना सवाल आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, पर इस हिसाब से बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, बाद में करना यही पड़ेगा। अब D बराबर क्या होगा? D1 D2 और D3 बराबर है, तो मतलब ये AP है ही, AP है तो A5 बराबर A4 प्लस D 4 √2 प्लस √2 5 √2। अगर प्रश्न इस रूप में होता
तो हम 5√2 लिख सकते हैं। प्रश्न इस रूप में तो मुझे 5 को वापस वर्गमूल में लाना होगा। तो 5 किसका वर्गमूल है? 25 का। 5 वर्गमूल किसका है? 25 का। तो 25 दूनी 50। अब वही a6 बराबर a5 प्लस डी 5√2 ये जो यहाँ पर आया है प्लस √2 6√2 बराबर 36 √36। 36 कैसे आया? 6 को मैं √36 लिख सकता हूँ। 36 दूनी 72। a7 बराबर a6 प्लस डी 6√2 प्लस √2 7√2। 7 को क्या लिखा मैंने? √49 √2 बराबर 98। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है इस 5.1 प्रश्नावली का तो आप ज़रूर मुझे बताएं। अगर हो सका तो मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी समस्याओं को कमेंट में ज़रूर लिखें। अब इनमें विशेष जो पहचान है वो है सिंबल की पहचान। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें, कॉपी में नोट डाउन कर दें। क्या समांतर श्रेणी के जो सिंबल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इस प्रश्नावली में अपन ने जो देखा है वो ए, डी और एन से ही तरत हुआ। अपना ए एन से काम कम पड़ा है, एस है वो अगली प्रश्नावलियों में काम आएगा। ए एन भी ज़्यादातर अगली प्रश्नावली में काम आएगा। अपन ने 5.1 की है। अब इनका जो मतलब है वो ज़रूर समझें, ना समझ में आए तो पूछें। धन्यवाद।